हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप थ्योरी की। ठीक है माय डियर। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी में, वो हम बात कर रहे थे किसकी, सहसमुच्च की, कोसेट की। मैंने आपको किसी भी ग्रुप का अगर कोई उपग्रुप H है तो उसके सहसमुच्च निकालना मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। मतलब किसी भी H के सहसमुच्च हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी ग्रुप G में H के सहसमुच्चों की संख्या हो या सहसमुच्च कौन कौन से होंगे, वो सब हम अच्छी तरह से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज का लेक्चर माय डियर जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे किसकी, विशिष्ट उपग्रुप की। ध्यान देना, जो हमारा आज का पॉइंट है वो क्या है, विशिष्ट उपग्रुप। ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रसामान्य उपग्रुप भी कहते हैं, प्रसामान्य उपग्रुप। और जो सबसे अच्छी बात है इसमें, जो हमारा इंग्लिश नाम है इसका जिसको हम बार बार यूज करते हैं, वो है क्या, नॉर्मल सबग्रुप। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल सबग्रुप। शायद मेरे अकॉर्डिंग आप इसके हिंदी नामों से कम परिचित होंगे और इसके इंग्लिश नाम से ज़्यादा परिचित होंगे, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप मोस्टली हमारे सामने आता रहता है। अरे सुना होगा ना, नॉर्मल सब ग्रुप ज्ञात करना। ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान देना कि विशिष्ट उपग्रुप होता क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, या कैसे पता लगा जाता है कि कोई भी उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप है या नहीं है। फाइंड में कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि दिया गया उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप है या नहीं है। ठीक है ना। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो आपको कोई ग्रुप का एन क्या दे रखा है, उपग्रुप दे रखा है। कोई भी आपको ग्रुप दिया हुआ है जी, और आपसे कह दिया कि भाई इस जी का ये एन क्या है, उपग्रुप है, तब वह एन उस जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। उसके लिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा अगर बाह्य सहसमुच्च किसके बराबर हो, दक्षिण सहसमुच्च के। क्या, अगर बाह्य सहसमुच्च किसके बराबर है, दक्षिण सहसमुच्च के, तो हम कह देंगे कि जो एन है वो ग्रुप जी का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है ना। देखो इधर ध्यान दो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे कि यदि एन जी का क्या है, उपग्रुप है, एन जी का क्या है, उपग्रुप है, तब अगर कोई भी एन है वो जी का क्या है, उपग्रुप। और उपग्रुप देखना हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अब तक, तो हम कह देंगे कि तब एन जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। विशिष्ट क्या होगा, उपग्रुप होगा यदि जी में एन के लिए, जी में एन के लिए क्या कंडीशन होती है इसमें, कि बाह्य सहसमुच्च बराबर किसके होना चाहिए, दक्षिण सहसमुच्च के। बाह्य सहसमुच्च किसके बराबर होना चाहिए, दक्षिण सहसमुच्च के। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो हम कह देंगे कि एन जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है ना। अब इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, जी एन बराबर किसके हो, एन जी के, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू किसके, कैपिटल जी। अरे ऐसे ही तो पढ़ते थे ना हम सहसमुच्चों को, बाह्य सहसमुच्च, जैसे एक एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, जी से लिया,
उस जी के एलिमेंट की संक्रिया हम किससे कराते थे, जो हमें उपग्रुप गिवन होता था, जो H दिया हुआ होता था, उससे हम उस अवयव की क्या कराते थे, संक्रिया कराते थे। जी से अलग अलग एलिमेंट उठाते थे, संक्रिया एस से कराते थे और सहसमुच्च देखते थे। जब वो सहसमुच्च रिपीट होने लगते थे तभी हम वहाँ पर रोक के कह देते थे कि इसके ये क्या होंगे, सहसमुच्च होंगे, कोसेट होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये सीधी कंडीशन होती है इसकी कि भाई जैसे एन कोई जी का उपग्रुप है तो ये इसका विशिष्ट उपग्रुप कब होगा, जब इसका बाम सहसमुच्च बराबर किसके होगा, दक्षिण सहसमुच्च के, मतलब जी एन बराबर किसके हो, एन जी के। ठीक है ना। इसी की एक डेफिनेशन और है, देखो ध्यान देना, वो क्या कहती है कि यदि एन जी का क्या है, उपग्रुप है, यदि एन जी का उपग्रुप है तब एन जी का क्या कहलाता है, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि क्या कहेंगे हम, जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर जाए किसमें, एन में। और यहाँ पर आपको बता दूं कि स्मॉल जी सो कैपिटल जी से ली गई है और स्मॉल एन कहाँ से लिया गया है, कैपिटल एन से। या तो आप इससे पता लगा लो या इससे, मोस्टली हम इसको यूज लेते हैं। कभी भी आगे इन फ्यूचर चल के हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि विशिष्ट उपग्रुप है या नहीं है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। मतलब एक तो हमारे पास एन होता है, जी तो आपको दे ही रखा है, एक एन होता है। आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक एलिमेंट जी से उठा लिया, एक एन से उठा लिया, संक्रिया करा दी, अगर वापस से एन में बिलोंग कर रहा है तो हम कह देते हैं ये इसका क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये इसका क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो, अगर बात करें, वही अपना घिसा पिटासा एग्जांपल ले लिया आपने, जी क्या दे रखा है, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है ना। और आपने जो एन लिया है वो क्या ले लिया, 1 - 1। भाई ये इसका उपग्रुप है या नहीं है, अरे होगा ना। अब ये इसका उपग्रुप है, अब हमको ये देखना है कि भाई ये इसका विशिष्ट उपग्रुप है या नहीं है। उपग्रुप का तो हमें पता है कि उपग्रुप तो है ही है, देखना क्या है कि ये इसका विशिष्ट उपग्रुप होगा या नहीं होगा। और विशिष्ट उपग्रुप देखने के लिए सर देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, भाई एक अवयव कहाँ से उठा लिया, इसमें से उठा लिया। अब इसमें से मान लो आपने आयोटा उठा लिया, आयोटा बिलोंग्स टू जी। एक यहाँ से उठा लो, आपने कौन उठा लिया, 1 उठा लिया। आयोटा बिलोंग्स टू जी और 1 बिलोंग किस में कर रहा है, एन में कर रहा है। इन दोनों की आप संक्रिया करा दो तो क्या होता है, आयोटा, संक्रिया तो गुना ही होती है, इंटू 1 इंटू आयोटा का इनवर्स। ठीक है ना। अब देखो आयोटा इंटू 1 इंटू आयोटा का प्रतिलोम इनवर्स क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो मतलब देखो आयोटा इंटू 1 तो आयोटा हो गया, अब ये हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर, और माइनस का जो आयोटा स्क्वायर होता है ये -1 होता है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताओ 1 क्या इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, अरे कर रहा है ना, तो 1 आल्सो बिलोंग्स टू क्या हो गया, एन हो गया। अब 1 अगर एन में बिलोंग कर गया तो अब हम कह देंगे कि यहाँ पर भाई जो ये दे रखा है ना एन 1 - 1, ये खुद एस जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। एस जी का ये जो एन 1 - 1 है ये क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो एक पॉइंट और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 विशिष्ट उपग्रुप
कम से कम 2 विशिष्ट उपग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 विशिष्ट उपग्रुप क्या है होते हैं। और ये कंडीशन कब लगती है, ये कंडीशन कब लागू होती है, जब क्या हो, ये बात ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ जी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मैंने आपको उपग्रुप में भी ये कंडीशन लिखाई थी कि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप तो होते हैं, और वो कब होंगे, जब आपको पता होगी ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जब ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तभी इसके कम से कम 2 उपग्रुप तो पक्का होंगे, ठीक है ना। और वही कहानी क्या होती है, यहां पर होती है। अब देख लो, जैसे जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, ध्यान देना, जैसे हमने ये जी लिया था क्या, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को हमने ले लिया। अब इसमें एक तो H1 हो गया, ये तो 1 आ गया, ठीक है ना, या 1 ऐसे ही लिख दो, ये तो ठीक है ना। एक हो गया H2, ये स्वयं G हो गया, ठीक है ना। एक H3 आ गया, और ये आ गया 1 और -1, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, अरे यहां पर ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू, तो मतलब यहां पर 2 से ज्यादा ही है ना, अरे 4 हो गया ना इसका ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ जी जब बराबर 4 दे रखा है, तो मैंने कहा था आपसे कि कम से कम 2 विशिष्ट उपग्रुप तो पक्के होंगे। और जैसे हम उपग्रुप में पढ़ते थे ना, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित पढ़ते थे, उसी तरह इसमें होता है। जैसे ये खुद क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ना, इसी को हम इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, विषम या अनुचित भी कह सकते हो विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, उचित विशिष्ट उपग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया विषम या अनुचित विशिष्ट उपग्रुप, और ये हो गया उचित विशिष्ट उपग्रुप हो गया। अब ये तो आपको दोनों पक्का ही मिलेंगे। अब आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि सर ये कैसे हैं, अरे हम कैसे मान लें कि 1, चलो उपग्रुप तो है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन भाई ये कैसे मान लें कि ये विशिष्ट उपग्रुप है। अब देख लो, आप यहाँ से भी आप इसका अगर प्रूफ देखना चाहो या सॉल्यूशन देखना चाहो, तो देखो 1 के लिए ही तो बात कर रहे हैं ना। यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा लो, मान लो माइनस आयोटा ले लिया, बिलोंग्स टू जी है। H1 में हमारे पास 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू क्या है, H1 है, या N ले लो, H1 ले लो, N1 ले लो, या N ले लो, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, GH जी इनवर्स माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो माइनस आयोटा 1, अब आयोटा का इनवर्स क्या होता है, या ऐसे देख लो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होता है, अरे आयोटा होता है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो माइनस -1, और ये कितना आ गया वापस से 1, और 1 किस में बिलोंग कर रहा है, H1 में बिलोंग कर रहा है। अब 1 H1 में बिलोंग कर रहा है, तो बताओ ये इसका विशिष्ट उपग्रुप हुआ या नहीं, अरे होगा ना। और बाकी आप इसके लिए मैंने बता ही दिया, इसके लिए आप खुद चेक कर लो, कोई भी 2 उठा लो अलग अलग, ठीक है ना, वो भी स्वयं इसी में विद्यमान होंगे। तो ये कहानी है किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप या विशिष्ट उपग्रुप की, ठीक है ना। अब देखो इसमें, इनको तो समझ गए ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल और है, अच्छा है, समझने लायक एग्जाम्पल है, ध्यान देना।
देखो इधर ध्यान दो, जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है वो सममित ग्रुप S3 का है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, रेड पेन का यूज। तो एग्जाम्पल क्या है, ये दे रखा है सममित ग्रुप S3, ठीक है ना। अब सममित ग्रुप S3 दे दिया आपको। अब S3 क्या होता है बताओ, 1 1 2 1 3 2 3 और कौन हो गया 1 2 3 और एक 1 3 2 हो गया, ठीक है ना। कुल मिला के ऑर्डर ऑफ S3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ S3 कितना है, 6 है। अब इसमें एक तो आपने H1 ले लिया, क्या है, केवल 1 है। एक आपने H2 ले लिया, ये स्वयं S3 ले लिया। एक आपने H3 ले लिया, ये ले लिया आपने 1 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है ना। बताओ ये कौन है, इसको बताओ, इसको क्या कहते हैं, 1 1 2 3 1 3 2, जो मैंने एक ये ग्रुप ले लिया, इसको क्या कहते हैं हम, एकांतर ग्रुप। अरे एकांतर ग्रुप कहते हैं ना इसको, भूल गए क्या, क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप, ठीक है ना। ये आपका H3 गिवन है। अब देखो देखो ये दोनों तो सीधे ही हो गए, इसके क्या, ये तो हो गए विषम या अनुचित, क्योंकि 1 के साथ तो देखो पक्का बिलोंग करेगा इसमें, ठीक है ना। अब देख लो आप, जैसे आप करना चाहो तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। विषम या अनुचित विशिष्ट उपग्रुप हो गए, ठीक है ना। अब देख लो, अब इसको चेक करना है कि ये इसका विशिष्ट उपग्रुप है या नहीं है। अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहेंगे। इसको चेक करना है कि भाई ये उपग्रुप है या नहीं होगा। और इसको चेक करने के लिए माय डियर, चलो भाई काम शुरू करो। जैसे मान लो यहाँ से आपने S3 से आपने कौन ले लिया, 1 2 ले लिया, मान लो 1 2 बिलोंग्स टू S3 है। एक भाई H3 से ले लो, जैसे सपोज करो आपने 1 2 3 ले लिया, ये बिलोंग किस में कर रहा है, H3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। जो हमारी संक्रिया यहाँ पर विशिष्ट उपग्रुप दिखाने के लिए होगी, जो संक्रिया हमारी विशिष्ट उपग्रुप दिखाने के लिए होगी वो क्या होगी बताओ, अरे यही तो होगी ना, 1 2 1 2 3 और 1 2 का इनवर्स, ठीक है ना। अगर ये आप जो संक्रिया करा रहे हो या जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, अगर ये पूरा कंप्लीटली आल्सो बिलोंग कर जाए किसमें, इस H3 में, इस H3 में अगर ये कंप्लीटली बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे कि भाई जो H3 या A3 जो एकांतर ग्रुप है, ये इसे सममित ग्रुप S3 का सिमेट्रिक ग्रुप का क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट उपग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब इसको चेक करो, आ जाओ। हाँ भाई करें चेक। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अरे समझाया है ना, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 3 की कौन आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। इसको निकालो, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 हो गई। इसमें 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की 3, और इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना जानते हो ना, इसको क्या कर दो, ऐसे पलट दो और पलट के इसको फिर 1 2 3 के क्रम में लिख दो। अरे आता तो है ना, कहीं भूल गए हो, तो ये तो आ गया 1 2 3 2 1 3, ये आ गया 1 2 3 2 3 1, और ये कितना आएगा 1 2 3, नीचे से ऊपर इमेज देख लो, 1 की कितनी है 2 है, 2 की कितनी है 1 है, 3 की कितनी है 3 है, ठीक है ना।
अब इनका गुना कर दो भाई, गुना करना है। इनका गुना मैंने आपको बताया था संयुक्त फलन संक्रिया की तरह इनका क्या करते हैं, गुना करते हैं। मतलब पीछे से चलना है आपको। कहाँ से चलना है, इधर से इधर की ओर चलना है। तो एक काम तो आप शुरू में कर ही दिया करो, जैसे 1 2 3 तो यहाँ लिख ही दो, 1 2 3 तो यहाँ सीधा लिख दो, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज कितनी है, 3 है। चाहे इन दोनों का पहले कर लो और फिर इसका इसके साथ कर लेना, ठीक है ना। चाहे दिक्कत आ रही है तो पहले इन दोनों का कर लो, फिर जो आएगा उसका इसके साथ कर लेना। और तीनों का कर सकते हो तो पहले इसका इसका और फिर इसका, ऐसे आते चलो। बताओ 1 की 2, 2 की 3, 3 की 3, तो 1 की क्या आ गई, 3 आ गई। 2 की 1, 1 की 2, 2 की 1, ये 1 आ गई, ठीक है ना। फिर 3 की 3, 3 की 1 और 1 की 2 आ गई। तो मतलब ये क्या बन गया। अब इसी को हम चक्रीय क्रमचय में लिखें तो क्या होगा, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज वापस से 1 हो गई। इसको क्या कर दो, बंद कर दो। क्या 1 3 2 इसमें है या नहीं है, अरे है ना मौजूद। और 1 3 2 अगर इसमें मौजूद है तो भाई अपना काम यहाँ पर बन गया। और हम कह देंगे कि यहाँ पर H3 भी क्या है, A3 का विशिष्ट उपग्रुप है। H3 भी A3 का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा, ठीक है। अरे कह देते हैं ना, और इनको डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे कि H3 या क्या लिखोगे, A3 H3 का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। ये इसका क्या हो गया, विशिष्ट उपग्रुप हो गया, ठीक है ना। इसको जो डिनोट करते हैं ना वो इस तरह करते हैं, A3 विशिष्ट उपग्रुप होगा किसका, H3 का। ये हम भूल गए थे कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको लिख देना, इसको हम इस तरह दर्शाते हैं। मतलब नॉर्मल सबग्रुप अगर आपको दिखाना है तो अगर ऐसे मिल जाए ना, A3 और ये साइन मिल जाए और H3 आ गया तो सीधा पता लगा लेना कि A3 नॉर्मल सबग्रुप किसका है, H3 का है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, ओके। बताओ ये समझ में आ गया क्या। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो प्रत्येक एकांतर ग्रुप होता है ना, वो सब सममित ग्रुप H3 या सममित ग्रुप का क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो स्टार बना के लिख भी लो चाहे, प्रत्येक एकांतर ग्रुप, प्रत्येक एकांतर ग्रुप AN सममित ग्रुप किसका, SN का विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसको आप परमानेंटली भी लिख दो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक एकांतर ग्रुप सममित ग्रुप का क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो इनके कुछ प्रॉपर्टीज या गुणधर्म की बात करें तो वो क्या कहती हैं, ध्यान देना। अब इनके कुछ गुणधर्म लिखते हैं। भाई मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है वो किनकी होती है, प्रॉपर्टीज या गुणधर्म की होती है, ठीक है ना। क्योंकि गुणधर्मों से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर याद हैं तो क्वेश्चन हो गए, नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे। अब देखो ध्यान देना, बात करें अगर गुणधर्म की, किसकी, गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इसके गुणधर्म क्या है, ध्यान देना। देखो सबसे पहला गुणधर्म इसका क्या कहता है कि
जैसे आपने आबेली ग्रुप पढ़ा है ना, तो आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो नंबर 1 लिख दो इसमें। आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप, आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। जैसे आप पढ़ भी चुके हो ना, अभी फिलहाल हमने 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा की बात की थी, वो भी क्या है कि आबेली ग्रुप है। और आपने पढ़ा था उसमें केवल 3 ही तो उपग्रुप थे ना, एक तो तत्समक था, एक स्वयं था और एक 1 - 1 था, और तीनों ही क्या थे? विशिष्ट उपग्रुप थे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो आबेली ग्रुप होता है इसका प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो नंबर 2। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। विशिष्ट उपग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो ठीक है। अब देखो नंबर 3 देखो यहाँ से, ये कह रहा है कि यदि Hg का उपग्रुप है, यदि Hg का उपग्रुप है तब Hg का क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप होगा। Hg का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि क्या कंडीशन होती है? हाँ भाई ध्यान देना क्या लिखा रहा हूं मैं, समझ गए क्या है ये? अरे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, सूचकांक की, समझ गए ना। जी में एच के सूचकांक या एच का सूचकांक क्या होता है? अगर GH2 आ जाए तो यहाँ पर Hg का क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। अब ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ, अरे इसका मतलब क्या था? ऑर्डर ऑफ G बटे ऑर्डर ऑफ H। ठीक है ना। कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए तो भी ये क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन होगी। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने G लिया था क्या? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G कितना है? 4 है। एक हमने H लिया था 1 - 1, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H कितना है? 2 है। ठीक है ना। तो हम जो GH निकालते हैं वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो कितना आ गया? 4/2, और ये कितना आ गया? 2 आ गया। और हमें पता है कि ये H इस G का क्या था? विशिष्ट उपग्रुप था। मगर अगर आपको इस तरह का कुछ दिख जाए कि H के सूचकांकों की संख्या कितनी है? 2 है। H का सूचकांक कितना है? 2 है। मतलब सहसमुच्चयों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है ना। अगर H का सूचकांक 2 है तब भी आप कह देंगे कि Hg का क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है ना। एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो प्रॉपर्टी है, 1 नंबर 4 लिख देना। ये क्या कहती है? ये कह रही है कि यदि, ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ G बराबर आपको दे रखा है p की घात n। ऑर्डर ऑफ G क्या है? ये सीधे के सीधे मेथड है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो इनसे सीधा भी पता लग जाता है कि ये विशिष्ट उपग्रुप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सीधे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करती है। अब जैसे सपोज करो आपको दे दिया कि ऑर्डर ऑफ G बराबर p की घात n है,
जहां p क्या है, अभाज्य संख्या है, जहां p क्या है, अभाज्य संख्या है। ऑर्डर ऑफ g बराबर p की घात n है और p खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तथा ऑर्डर ऑफ h बराबर कितना है, p की घात n-1 है। तब एच जी का विशिष्ट उपग्रुप होता है, एच जी का क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। बताओ यहाँ में कोई दिक्कत है क्या? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको दे रखा है कि जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ जी बराबर कोई अभाज्य संख्या की कोई घात दे रखी है और एच वो भी उसी संख्या की घात है, लेकिन इसकी घात से एक घात कम है, इसकी घात से एक घात कम है, तो आप ये मान लेना कि ये एच क्या होगा, जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे मान लो आपको ऑर्डर ऑफ जी बराबर 125 दे रखा है। अब 125 क्या है, 5 की घात 3 है, 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और एक आपको 25 ही दे दी, तो ये कितनी है, 5 की घात 2। तो इस सॉरी ये एच है, ठीक है ना, एच क्या दे दिया, ऑर्डर ऑफ एच है वो 5 की घात 2 है। अब देख लो यहाँ पर 5 क्या है, कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब ये अभाज्य संख्या की पावर एन, एन का मतलब कितना है, 3 है, और यहाँ पर एच की पावर जो एच की कोटि है वो 5 की घात 2 है, मतलब इससे एक कम है, और इससे अगर ये एक कम है तो इसका मतलब है कि अतः, लिख देना, अतः एच जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। अतः एच जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं है ना, चलो कोई ना, एक और देखो नेक्स्ट, जो इसकी प्रॉपर्टी है, देखो क्या कहती है ये, ध्यान देना इधर, कितनी हो गई थी कुल मिला के, 5 हो गई ना, 6। देखो जो हमारी 6 नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है माय डियर, ध्यान देना, ये कह रही है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर दे दिया आपको 2p, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 2p है, तब p कोटि के सभी उपग्रुप, तब p कोटि के सभी उपग्रुप g के क्या होते हैं, विशिष्ट उपग्रुप होते हैं, विशिष्ट उपग्रुप होते हैं। तब p कोटि के जितने भी उपग्रुप होंगे ना, अगर आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ g बराबर 2 गुना कोई p है, अब इसमें क्या होता है कि इसके जितने भी उपग्रुप हैं उनमें जिन जिन की कोटि p होगी वो सभी इसके क्या होंगे, विशिष्ट उपग्रुप होंगे। अरे भाई खुद भी तो करके देख लो ना, जैसे देखो इधर ध्यान दो, जैसे यहाँ दे दिया ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है, 2p है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है, 2p है, ठीक है ना। और अब मान लो h ले लिया आपने, ऑर्डर ऑफ h, और इसकी कोटि कितनी है, p है। मैं कह रहा था आपसे कि p कोटि का जितने भी उपग्रुप होंगे वो सभी g के क्या होंगे, विशिष्ट उपग्रुप होंगे, ठीक है ना। अब देखो हम जो सूचकांक निकालते हैं, ध्यान देना, जो हम सूचकांक निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करते हैं। मतलब ये कितना हो गया, 2p अपॉन p, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि यदि एच जी का उपग्रुप है
और H का जो सूचकांक है वो 2 है, तो आप मान लेना कि वो उस G का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। वो उस G का क्या होगा माय डियर, विशिष्ट उपग्रुप होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि यदि H/K, अरे ये समझ में तो आ गई ना, ये और पिछले बार इनको सीधा अप्लाई करना है, ठीक है ना। वैसे ज़्यादा सोचने की जरूरत इनमें है नहीं है। अब देखो यदि H/K ग्रुप G के क्या हैं, विशिष्ट उपग्रुप हैं। H/K ग्रुप G के विशिष्ट उपग्रुप हैं, तब हाँ भाई, सबसे पहले नंबर फर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूं आपको कि H इंटरसेक्शन K, यदि H/K ग्रुप G के विशिष्ट उपग्रुप हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि अरे भाई देखो ध्यान देना, ये इसकी विशिष्ट उपग्रुप है। अब इंटरसेक्शन में इनका ही तो अभिनिष्ठ आएगा ना, तो वो भी इसका क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो H इंटरसेक्शन K भी G का क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है, ठीक है ना। और नंबर सेकंड क्या कहता है ये कि H के भी G का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होता है, ठीक है ना। अरे समझ में तो आ गया होगा ना ये क्यों होता है। भाई देखो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जो हमने G लिया था 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना। H हमने ले लिया, जैसे H1 ले लिया हमने, H ही ले लिया मान लो, H हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, K हमने ले लिया क्या, 1 और -1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ही G के क्या हैं, विशिष्ट उपग्रुप हैं, दोनों ही G के क्या हैं, विशिष्ट उपग्रुप हैं। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। आप देख रहे हो कि H इंटरसेक्शन कितना होगा बताओ। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 ही आ गया ना, और 1 तो पहले से ही क्या है, इसका उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, G का विशिष्ट उपग्रुप। क्या हो गया, विशिष्ट उपग्रुप किसका, G का हो गया, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब H के भी कर लो, इनका दोनों का गुना करेंगे फिर भी यही आएगा भाई। 1 का गुना 1 से 1 आ गया, 1 का गुना -1 से -1 आ गया, फिर से यही आ गया। और ये खुद ऑलरेडी इसका विशिष्ट उपग्रुप है, और ऑलरेडी विशिष्ट उपग्रुप है तो ये भी क्या हो गया, इसका विशिष्ट उपग्रुप हो गया। तो इन दोनों को याद रखना कि H इंटरसेक्शन K भी G का विशिष्ट उपग्रुप होगा, और H के भी G का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होता है, ठीक है ना। अब देखो इससे आगे जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी ध्यान देना, क्या कहती है, देखो क्या कह रही है कि यदि H, ध्यान देना, यदि H G का उपग्रुप है, यदि H G का क्या है, उपग्रुप है, ठीक है ना, तथा N G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। यदि H G का उपग्रुप है तथा N G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तब H इंटरसेक्शन N किसका, N का, H इंटरसेक्शन N किसका, H का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। मतलब अगर H G का उपग्रुप है, H G का उपग्रुप है तथा
एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तो यहाँ पर H इंटरसेक्शन N क्या होगा, H का विशिष्ट उपग्रुप होगा, मतलब H इंटरसेक्शन N विशिष्ट उपग्रुप होगा किसका, H का। तो ये प्रॉपर्टी भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। अरे भाई जैसे यहाँ से आपने X ले लिया, कोई यहाँ से देखो H ले लिया, यहाँ से लेंगे इंटरसेक्शन ही तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग किस में करेगा, H इंटरसेक्शन N में। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन N में, ठीक है ना। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी, सरल उपग्रुप की, ठीक है माय डियर।